नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार गुप्ता। हम नगर पालिका अधिनियम पढ़ रहे थे और इसमें हमने अध्याय 11 प्रारंभ कर दिया था और इसमें धारा 181 तक हम कवर कर चुके थे। आज हम इसे आगे कंटिन्यू करते हुए धारा 182 से स्टार्ट करेंगे और 193 तक धाराएँ कवर करेंगे। और इसके बाद हम एक क्लास रखेंगे 194, एक बड़ी क्लास रहेगी। वो पूरा एक धारा ही मैं एक क्लास में रखूँगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है और वहाँ से क्वेश्चन आना ऐसा है कि आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी है। तो ऐसा करेंगे और उसके बाद एक क्लास और होगी। इसी के साथ आपका ये अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब तक जो धाराएं पढ़ी है और आज जहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा वहाँ तक की मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ये PDF का कंटेंट का टेंशन नहीं रहेगा। उसका लिंक मैं हमेशा अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन उसमें डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप आराम से जाके PDF निकाल सकते हो। मैंने A4 साइज़ में रखी हुई है PDF, तो आप आराम से इसका प्रिंट भी आराम से ले सकते हो और प्रिंट लेके आराम से उसके साथ रिवीजन किया करो ताकि थोड़ा हो सके। और उसके बाद भी देखो, मैं एक सजेशन और दूंगा। मैं वैसे तो बहुत शॉर्ट में बनाता हूँ कंटेंट को, फिर भी अगर आप चाहें तो उसको और भी जो की पॉइंट्स है उसके हिसाब से थोड़े खुद के शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये रहता है कि देखो, अपना बनाए हुए नोट्स एक तो सबसे अच्छा हो जाएगा कि आप नोट्स बनाओगे तो आपकी खुद की लिखावट में होगा वो, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा उसको पढ़ना समझना। और जैसे अब मैं आपके पास नोट्स आ जाते हैं, उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ क्लास के दौरान, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो वहाँ शॉर्ट में लिखी हुई है मैं थोड़ा बड़ा बता रहा हूँ, तो उसको आप वहाँ पे लिख सकते हो। इससे क्या रहेगा कि अगर अपन बाद में कभी पढ़ते हैं तो अपने को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हाँ ये किस पॉइंट पे बोला गया था, किस बात के लिए ये बोला गया था, तो उसको आप वैसे कर सकते हो। इसके अलावा एक काम और किया जा सकता है, जो भी अभी जैसे ये PDF कंटेंट है तो इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको लगे, या आप कहीं से क्वेश्चन पढ़ रहे हो कोई और वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ ये कंटेंट में नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो उसे उस कंटेंट में ऐड कर लो ताकि ये आपका जो कंटेंट है वो 100% आपके लिए प्योर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा और इसी से आप धीरे 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 आराम से इसे अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अपनी तरह से मेहनत करनी है। और देखो, सिंपल है, टीचर आपको गाइड कर सकता है, अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उस कंटेंट को याद करना, उसे अपने दिमाग में सेट रखना, एग्जाम में उसे अच्छी तरह एग्जीक्यूट करना, ये सब स्टूडेंट के हाथ में होता है और उसी को करना पड़ता है। टीचर वहाँ जाके आपका पेपर नहीं दे सकता, पेपर आपको अपना खुद ही देना होगा। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज भी लीजिए और जितने क्वेश्चन पेपर्स आप कर सको, जितने क्वेश्चंस आपको मार्केट में अवेलेबल है वो करिए। इससे क्या होगा, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन भी कर पा रहा हूँ, जो मुझे थ्योरी पढ़ रहा हूँ उसका मैं अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़े क्वेश्चंस भी कीजिए और राजस्थान वाला पोर्शन है जो हमारा पार्ट 1 वाला पोर्शन है उसको भी साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिए। जैसे पॉलिटी वाला पोर्शन है या फिर हिस्ट्री है, देखो अभी आलोक जी ने और जो अभी RPSC का पैटर्न चल रहा है वो खुद बोल रहे हैं कि हम रटने वाली प्रवृत्ति से क्वेश्चंस नहीं देंगे, समझने वाले क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड होंगे। इसका मतलब सीधा है कि आपको जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसे डिटेलिंग में पढ़ना होगा, उसकी बारीकियों को समझना होगा। ये इंपॉर्टेंट है और वो ज़रूरी भी है। अगर आपको एक अच्छा कर्मचारी बनना है, एक अधिकारी बनना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस चीज़ की समझ होना ज़रूरी है कि जो आप काम करने वाले हो, इतने लोगों के साथ आपको डील करना होता है, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी होती है। इसीलिए समझ को विकसित करो अपनी को। अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे भी आ रहा है, 19-20 भी हो रहा है, आपके कंटेंट से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो आप पहले जो 4 ऑप्शन है उसको नेगलेक्ट करना सीखिए। 4 में से आपने 2 हटा दिए, 2 में कंफ्यूजन है, तो उनको कैसे हम बाय फॉरगेट कर सकते हैं, कैसे अपने परफेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आए चाहे ना आए, फिर भी आप उसका आंसर कर सकते हैं अपनी समझ पर। तो ये सब चीज़ें कैसे डेवलप करोगे आप अपने अंदर, उसके लिए सबसे परफेक्ट जो चीज़ होती है वो क्वेश्चन पेपर होता है। परफेक्ट टाइम लगा के क्वेश्चन पेपर दीजिए। उसको ऐसा नहीं कि 2 घंटे का पेपर आपको आ रहा है तो 1.5 घंटे में कर दिया, नहीं, उसको 2 घंटे ही दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 घंटे ही मिलेंगे, उससे पहले आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस होशियार हो 1.5 घंटे में कर दिया दे दिया। उसका ये भी है कि आप आधे घंटे जो खाली बैठे रहोगे ना, तो उसमें आप नेगेटिव करोगे, उसको रोकना भी आना चाहिए हमें। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी प्रैक्टिस पे ध्यान रखो अपने। बाकी पार्ट A इनको अच्छे से कवर करो। ठीक है, चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। आज जो हम धाराएं पढ़ेंगे 182 से स्टार्ट करेंगे। धारा 182 की बात करते हैं। इसमें भूमि उपयोग में परिवर्तन पर प्रतिबंध, भूमि उपयोग के परिवर्तन की राज्य सरकार हो सकती है। देखो, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो लैंड यूज है उसको आप नया जनरेट नहीं कर सकते हो, या फिर जो ऑलरेडी जो चल रहा है आपका प्रोसेस में उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये सब चीज़ें कब होती है, जब कुछ गवर्नमेंट या नगर पालिका द्वारा बाउंडेशन कर दी जाए, जैसे कि विकास क्षेत्र घोषित कर दिया, कोई स्कीम ले आई या कोई परियोजना लागू कर दी, तो उसके बाद
नगर पालिका वगैरह इनके रिस्ट्रिक्शन कर देती है। क्यों? क्योंकि नगर पालिका चाहती है ना कि वो किसी पर्टिकुलर तरीके से उस एरिया को डेवलप किया जाए, इसलिए। तो अगर नगर पालिका, राज्य सरकार या नगर पालिका कोई अधिकारी या कोई भी अन्य ऐसी अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई आपको भूमि बेची गई है यानी विक्रय की गई है या फिर उसके इनके द्वारा आपको आवंटित की गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे कि आपको कोई ज़मीन आवंटित की गई है कि भाई इस ज़मीन पे आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, लेकिन आप जनाब क्या करते हो, वहाँ पे क्या करते हो, इंडस्ट्री खोल दी आपने या शॉप खोल ली कोई, या घर बना लिया उसकी जगह। ऐसा कर नहीं सकते ना आप। आपको किस काम के लिए दिया गया था? एग्रीकल्चर के लिए। तो करनी क्या थी आपको? एग्रीकल्चर। लेकिन आप कर क्या रहे हो? ये तीनों काम कर रहे हो, इनमें से कोई काम कर, तो गलत तरीका है। तो यार स्वीकृत भूमि उपयोग से भिन्न कोई उपयोग आप कर नहीं सकते और कर रहे हो तो आपके ऊपर वही पेनल्टी वगैरह लगेगी। इसके अलावा लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें भी कुछ छूट है। अगर लोक हित में, जनता का हित हो, तो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति क्या करते हैं, इस लैंड यूज चेंज करोगे ना आप, उसके बदले आपसे क्या लिया जाएगा? पैसा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? कम्यूटेशन फीस बोलते हैं इसे, रूपांतरण शुल्क। कम्यूटेशन फीस होती है, रूपांतरण शुल्क होता है, वो आपको जमा कराना होता है। और इसका जमा जमा कहाँ कराना होता है? तो ये नगर पालिका की निधि में, जो नगर पालिका निधि है उसमें आप पेमेंट दे दो, एप्लीकेशन भर के दे दो कि भाई साहब हमें इस जमीन को एग्रीकल्चर में ना लेकर इसमें करना है, ठीक है। तो राज्य सरकार का पदाधिकारी ये काम कर सकता है, जो पैसा आएगा वो नगर पालिका निधि में जमा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगी? गजट में एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि भाई ये व्यक्ति अपनी ये जमीन जो इस काम के लिए लूट हुई थी वो इस काम न करके ये काम कर सकता है, क्योंकि इसने कम्यूटेशन फीस दे दी है, ठीक है। और फिर उस जो लैंड यूज है उसको चेंज करने की अनुमति मिल जाती है। आया समझ में कुछ? कि अगर राज्य सरकार, नगर पालिका या कोई भी अथॉरिटी के द्वारा आपको कोई ज़मीन बेची गई है या आवंटित की गई है, तो जिस काम के लिए आवंटित की गई है उसी काम पर आप उसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर राज्य सरकार को लगता है या उसके किसी पदाधिकारी को लगता है कि उसे लैंड यूज जनता की भलाई के लिए चेंज करने में कोई बुराई नहीं है, तो राज्य सरकार क्या करेगी? आपसे कम्यूटेशन फीस लेगी। उस कम्यूटेशन फीस को नगर पालिका निधि में जमा कर दिया जाएगा और उसके बाद एक गजट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि भाई साहब की ये वाली ज़मीन इस काम में ली जा रही है अब से, ठीक है। तो उसके बाद आप लैंड यूज चेंज कर पाओगे। फिर आ जाता है धारा नंबर 183। ये क्या कहता है? सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपल क्या बोलता है ये? जैसे कि अपने रोड होती है ये, ठीक है, ये हमारी रोड है, इसके इस साइड कुछ जगह खाली रखी जाती है और इस साइड कुछ जगह खाली रखी है, हमेशा होती है दोनों साइड जगह खाली। वो क्यों रखी जाती है? देखो, अगर मान लो फ्यूचर के अंदर जो रोड है 40 फीट का, उसको 80 फीट करना है, 100 फीट करना है, 120, बड़ी रोड करनी है, तो उसके लिए क्या करती है सरकार? भविष्य को देखते हुए उस रोड में कुछ खाली जगह छोड़ती है, उसे बोलते हैं नियमित लाइन। दोनों साइड लाइन छोड़ती है ताकि इसको फ्यूचर में यूज लिया जा सके। तो मार्ग को चौड़ा करने के लिए क्या करती है? नियमित लाइन का निर्माण करती है। मार्ग की एक और भी बनाई जा सकती है। मान लो इस साइड रोड है तो इस साइड बना ली, या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे ये रोड है तो इसके इसी साइड रख ली, तो इस साइड बढ़ा लेंगे अपन रोड को, ठीक है। या फिर दोनों साइड भी रख सकते हैं कि भाई दोनों साइड रोड रख ली, दोनों साइड ही बराबर ली, बढ़ा लेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि टाइम पे क्या करते हैं, जैसे कि इसकी लाइन है वो 40 फीट की रोड तो मौजूद है अभी, ये पता है, लेकिन फ्यूचर में 80 फीट करनी है, लेकिन सरकार को लगता है कि यार 80 फीट भी कम पड़ सकती है, अपन 120 कर लेते हैं इसकी दोनों की चौड़ाई। तो क्या करता है, टाइम पे जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से जो नियमित लाइन है इसकी जो वो चौड़ाई है वो फिक्स करती रहती है। कौन? नगर पालिका, ठीक है। जैसे अब मान लो ये लाइन फिक्स कर रही है नगर पालिका, तो निर्धारित पूर्व की 30 दिन का नोटिस, जिस दिन ये लाइन निर्धारित की जाएगी ना उसके 30 दिन पहले क्या करती है? नोटिस निकालते हैं नगर पालिका कि भाई ये जो लाइन हम फिक्स कर रहे हैं इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जनता एक से आक्षेप, उनके सुझाव मांगे जाते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। फिर मान लो सार्वजनिक मार्ग की लाइन फिक्स कर ली, भाई ये फिक्स लाइन है और ये दोनों साइड ये जगह छोड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है, ये जगह एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है। तो इसके अगर उल्लंघन करता है कोई, मान लो इसका घर यहाँ होना था लेकिन भाई साहब क्या करता है, यहाँ तक ले आता है अपने घर में, इधर बाथरूम बना लिया, इधर सीढ़ियाँ बना ली बढ़िया आराम से, इधर रैंप बना लिया, गाड़ी खड़ी करने के लिए, क्योंकि खाली पड़ी है अभी तक तो जमे, रोड तो इतनी है, ये खाली जगह पड़ी, कब्जा कर लिया भाई साहब ने। अगर नियमित लाइन के भीतर भवन निर्माण करता है, पुनर्निर्माण करता है, उस कंडीशन में उसके ऊपर सबसे पहले लगाया जाएगा 2000 से 5000 का जुर्माना। पहले तो भाई साहब तो देते जुर्माना, उसके बाद नगर पालिका क्या करेगी, एक नोटिस निकालेगी, नोटिस निकाल कर उसका जो बनाया हो ना उसको तोड़ेगी, पहले भाई इसको तोड़ो। और इसमें जो खर्चा आएगा ना ये तोड़ने में, वो खर्चा भी किससे वसूल किया जाता है? इसी व्यक्ति से। जैसे मैं ये चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, खर्चा दोषी व्यक्ति से वसूल किया जाता है, नहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन समझ में होना चाहिए कहाँ जाएगा ये खर्चा, ठीक है।
लेकिन जो व्यक्ति है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी अपील कर सकता है इसकी, कि भाई आपने जो किया कर रहे हो ना ये गलत है, मैंने अपना जो बना रखा है वो सही बना रखा है, कि नगर पालिका से गलती हुई, ऐसा भी हो सकता है। तो व्यक्ति क्या करता है, जिला कलेक्टर के पास, ये इंपॉर्टेंट है, किसके पास जाएगा, नगर पालिका के पास नहीं जाएगा, क्योंकि नगर पालिका की अपील नगर पालिका में नहीं की जा सकती, उसके ऊपर ही की जाएगी। तो उसके ऊपर किसके पास कर रहे हैं हम, जिला कलेक्टर जी के पास हो रही है, अपील की जाएगी। आज जिस दिन आदेश निकला उसके 30 दिन के भीतर भीतर ये अपील करनी होगी, किसको, जिला कलेक्टर साहब को, ठीक है। और जिला कलेक्टर जो ऑर्डर निकालेगा वो अंतिम रहेगा, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। कलेक्टर ने बोल दिया कि ये जो नगर पालिका कर रही है वो सही है, तो वो सही है। अगर कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि नहीं भाई साहब जो नगर पालिका कर रही है वो गलत है, ये जो बना रखा है मकान वो सही तरीके से बना हुआ है, तो भी वो सही माना जाएगा। उसके बाद ऐसे नहीं कि नगर पालिका कोर्ट में जा रही है या फिर जो दोषी व्यक्ति है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, यानी जो कलेक्टर साहब का फैसला है वो लास्ट रहेगा, उसके बाद कोई अपील नहीं होगी। आगे समझ में, ये होता है हमारा 183 कंप्लीट। तो क्या पढ़ा 183 में अपन ने, सिंपल वापस रिकैप करते हैं। सोचो 183 में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, जो रोड होती है उसके दोनों साइड क्या छोड़ी जाती है, जगह, क्यों, मार्ग को भविष्य में चौड़ा करने के लिए। इस लाइन को टाइमली क्या करते डिसाइड करती रहती है, जिस दिन डिसाइड करना होता है उसके 30 दिन पहले क्या करती है नगर पालिका, एक नोटिस निकालती है और जनता से अपने आक्षेप लेती है। जनता उसमें बोल सकती है भाई ये जो लाइन अभी नहीं बननी चाहिए, हमारे मकान तो इसमें आ रहे हैं, ये वो सारी बातें नगर पालिका के सामने रख सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर इस नियमित लाइन का कोई उल्लंघन कर रहा है, यानी मतलब उस नियमित लाइन के अंदर आके अपना मकान बना रहा है, सीढ़ियाँ बना रहा है, कुछ और ऐसे काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2000 से 5000 का जुर्माना तो हैंड टू हैंड लगा देगी। उसके बाद नगर पालिका एक नोटिस निकालती है उसके खिलाफ कि भाई साहब जो बना रखा है उसे या तो खुद हटा दो या हम तोड़ देंगे। सिंपल है, वो हटा लेता है तो ठीक है। इसके अलावा उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। कहाँ पे करेगा, तो कलेक्टर साहब के पास करता है, और उनके द्वारा जो फैसला दिया जाएगा वो अंतिम रहेगा। सिंपल ये बात होती है। और अपील कितने दिन के अंदर करने का, 30 दिन के भीतर उसे करनी होती है, ठीक है। आगे चले, इसके बाद हमारी धारा नंबर 184, ये क्या है, भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का निर्माण। भूमिगत उपयोगिता मतलब समझ में आता है क्या, भाई ये रोड है और रोड के अंदर क्या है, रोड के साइड में भी या रोड के बीच में से भी हम क्या निकाल लेते हैं। बहुत सारी जगह तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वहाँ पे तो क्या होता है, एक बड़ा सा पाइप डाला जाता है रोड के नीचे या साइड में, और उसके अंदर से सारी पाइप्स डाली जाती है। लेकिन अपने इंडिया में तो थोड़ा वैसे चलता है सिस्टम कि भाई रोड बन चुकी होती है, उसके बाद उसके साइड में गड्ढे खोदते हैं, उसके अंदर से फाइबर की लाइन डाल रहे हैं, पानी की डाल रहे हैं, फिर लाइट की डाल रहे हैं, कभी कौन सी लाइन डाल रहे हैं, तो खुदाई पड़ा रहता है साइड में हमेशा से, वो प्रॉब्लम करता है हमेशा। तो ये साइड वाला जो सिस्टम है वो खुदाई होती है, इसे बोलते हैं भूमिगत उपयोगिता। भाई रोड के आसपास अपन क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग का उपयोग। जो रोड है उसका उपयोग किसके लिए, अंडरग्राउंड कुछ काम करने के लिए। भारतीय तार अधिनियम 1885, विद्युत अधिनियम 2003 और आवश्यक अन्य जो अधिनियम उसके तहत क्या हो सकते हैं, जो लाइसेंसधारी होते हैं। भाई बहुत सारों के पास जैसे कि लाइसेंस वाले कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं और वो रोड खोदते हैं रोड के आसपास, और वो क्या करते हैं, पाइपलाइन डालते हैं या पाइप्स डालते हैं या फाइबर डालते हैं, पानी के होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें डालते हैं। या कानूनी गवर्नमेंट ने खुद ने कोई बॉडी बना रखी है ऐसी जो ये काम करती है, या राज्य सरकार जैसे PWD है, PHED ये काम करती है, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया जाएगा, लोक उपयोगिता के लिए। लोक उपयोगिता मतलब विद्युत लाइन है, सीवरेज है, फाइबर की लाइन है, ये सब डालने के लिए नगर पालिका क्या करती है, इनसे पहले तो फीस लेती है और यूजर चार्जेस लेती है, उनके वसूली के बाद उनको परमिशन मिलती है, ठीक है। और जितने भी भूमिगत स्थान है जो ये काम कर रहे हैं उस काम के नक्शे और मानचित्र खुद नगर पालिका को तैयार करने होते हैं। और एक और बात, अगर ये काम पे टाइम पे काम नहीं करते हैं, मतलब जैसे कि इनको 3 दिन का टाइम दिया था नगर पालिका ने, 3 दिन के भीतर आप ये काम करोगे, उसके बाद इसको बराबर समतल कर जाओगे, उसके बाद आपको काम कर ले, अगर वो काम टाइम पर नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में उनके ऊपर क्या लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, दंड लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम कैसे होते हैं, 184 के तहत किए जाएंगे। सिंपल क्या समझा मैंने 184 में, देखो यहाँ समझाता हूँ आपको क्या होता है। भाई सिंपल अपनी रोड होती है, रोड के आसपास क्या करना होता है, भाई सीवरेज की इनकी लाइनें डालनी होती है, मोटे मोटे पाइप, ये मोटे मोटे पाइप डाल दिए, या फिर फाइबर के पाइप डालने हैं, ऐसा कुछ काम करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, परमिशन चाहिए होती है। परमिशन चाहिए होती है कहाँ से, नगर पालिका से परमिशन मिलती है। नगर पालिका परमिशन कब देती है, पहले तो फीस और चार्जेस लेती है, उसके बाद वो परमिशन देती है, और इसके साथ भी टाइम का बाउंडेशन लगाती है, भाई इस टाइम के अंदर आपको काम करना होता है, अगर उस टाइम पे काम नहीं करते तो एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा नगर पालिका क्या करती है, नगर पालिका जो ये काम किए गए उसके नक्शे भी रेडी करती है, भाई यहाँ से ये वाली पाइप निकल रही है, यहाँ से पानी की पाइप निकल रही है, यहाँ से ये काम निकल रहा है, तो ये सब काम कौन करता है, नगर पालिका करती है। एक काम तो ये हो गया। फिर ये काम करते कैसे हैं, तो बहुत सारे एक्ट्स है, उसके माध्यम से ये तारें वगैरह बिछाई जाती है। इसके माध्यम से जो लाइसेंस ले रखे हैं वो वाले व्यक्ति, या फिर कोई भी गवर्नमेंट की कोई बॉडी है जैसे PHED, PWD, ये क्या कर सकती है,
ये काम करती है। और ये किसके लिए करती है? जनता की भलाई के लिए, जनता को सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम किया जाता है। आगे समझ में? तो ये नगर पालिका की भूमिका किस तरह से, ऊर्जा चार्जर लेके परमिशन देती है, नक्शे वगैरह बनाती है, और अगर टाइम पे काम नहीं करते तो जुर्माना लगाती है। फिर आ जाते हैं धारा 185 पर। ये क्या है? भूमि उपयोगिता के लिए जो नक्शे बने हुए वो कौन संधारित करेगा, कौन बनाएगा, कैसे संभाल के रखे जाएंगे। तो नक्शे बनाने का काम तो होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बनाने का काम तो किसका होता है? नगर पालिका का। नक्शे बनाएगी तो नगर पालिका, लेकिन संभाल के कौन रखेगा? संभालने का काम होता है सीएमओ साहब का। किसका? सीएमओ का। ये दोनों चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आ सकता है ये। तो भूमिगत उपयोगिता के नक्शे बनाते हैं नगर पालिका, इसको संधारित मेंटेन करने का काम होता है सीएमओ साहब का। किसका होता है? सीएमओ साहब का होता है। फिर जैसे कि आरटीआई लगा के अपन बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है, पता कर सकते हैं ना भाई, आपने कहाँ भाई मेरे को मकान बनाना है, नाली खुदवानी है, तो आप बता दो कौन सी जगह क्या लिख पड़ा हुआ है, आरटीआई लगा के पूछ रहे हैं मान लो अपन, तो उस टाइम जो सीएमओ साहब है या नगर पालिका है वो आपको इन चीज़ों की एक्सेस दे भी सकती है। लेकिन अगर पता चल रहा है कि वहाँ पर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन डली हुई है या ऐसी कोई सीक्रेट पड़ा हुआ है, तो संवेदनशील मामले के अंदर आरटीआई पर भी जो ये जानकारी वो देना अनिवार्य नहीं होगा। वो बोल सकती है भाई संवेदनशील मामला है, हम ये देना जरूरी नहीं समझ सकते, ऐसे लिख के उन्हें पहुंचा देंगे। आया समझ में? तो क्या है 185, भूमिगत उपयोगिता के नक्शे बनाता तो कौन है? नगर पालिका, लेकिन इसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? सीएमओ साहब का होता है। और अगर आप आरटीआई लगाते हो और उसके माध्यम से पूछना चाहते हो कि कौन से नक्शे हमें प्रोवाइड कर दो, तो अगर ऐसा है कि कोई टेंशन वाला नहीं है, कोई संवेदनशील मामला नहीं है, तो दे देगी, वरना नहीं देगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं 186 पर। ये क्या कहता है? केंद्र एवं राज्य सरकार से संबंधित मार्गों, यानी जो नेशनल हाईवे है वो तो केंद्र के होंगे, सेंट्रल वाले, और एसएच यानी स्टेट हाईवे वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हो जाएंगे, के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब अगर हमारे नगर पालिका से कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है या फिर कोई स्टेट हाईवे निकल रहा है, तो नगर पालिका की क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या नगर पालिका कर पाएगी, ये सारी चीज़ हम धारा नंबर 186 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे कोई भी काम करवाना है तो नगर पालिका क्या करेगी? पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पहले परमिशन लेगी कि भाई साहब ये काम मैं करवा लूँ, और वो बोलते हैं कि हाँ भाई साहब ये आप काम करवा सकते हो, तो नगर पालिका वो कार्य कर पाएगी। ठीक है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार चाहे कि यार हमको ये काम करवाना, तो नगर पालिका ऑर्डर देगी कि भाई साहब हम ये काम, आपको ये काम करके देना है हमको, तो नगर पालिका वो काम कर सकती है। तो दो तरीके क्या है, अगर नगर पालिका चाहे तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद काम कर सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहे तो नगर पालिका को काम करना होगा। ठीक है। तो ये वाले दो तरीके हैं काम करवाने के। तो फिर एक स्पेशल काम है यानी स्टेट हाईवे के लिए, यानी राज्य सरकार की सड़कें हैं, तो उस मामले में मान लो उस रोड है, स्टेट हाईवे ही है, और इस पर क्या अतिक्रमण कर लिया किसी ने, स्टेट हाईवे पे क्या कर लिया? अतिक्रमण कर लिया, तो उसको हटाने का काम किसका होता है? नगर पालिका का ये काम होता है कि नगर पालिका इसे हटवाने का काम करेगी। लेकिन इसको मेंटेन करने का, जो रोड है वो टूट रही है, फूट रही है, या उसके अंदर दरारें पड़ गई है, उसको पैच वर्क करना है, या रोड खुद गई है तो उसको वापस निर्माण करना है, तो वो सारा काम किसका होता है? तो वो स्टेट हाईवे का काम, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, यानी राज्य सरकार का काम होता है। तो क्या बात पड़ी अपन ने यहाँ 186 के अंदर कि अगर मान लो नगर पालिका के अंदर कोई स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे गुजर रहा है, तो उसमें अगर कोई काम करवाना है नगर पालिका को, तो उससे के पहले नगर पालिका को स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को खुद उन पे काम करवाना है, तो वो नगर पालिका ऑर्डर दे सकती है, भाई साहब ये काम करो। जैसे वही ये सिस्टम है कि बाप से बेटे को कोई काम करना होता है, पहले बाप से पूछना पड़ता है, और बाप ऑर्डर दे के अपने बेटे से कोई काम करवा सकता है। वही सीन यहाँ पर है, सेम टू सेम। आया समझ में? ठीक है। और अगर स्टेट हाईवे है तो इसके लिए स्पेशल कंडीशन क्या है कि इनका मेंटेनेंस का काम तो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन अगर इन पे कोई अतिक्रमण कर देता है, एनक्रोचमेंट हो जाती है, तो उसको हटाने का काम किसका होता है? वो नगर पालिका का होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि जहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, तो वो टीचर भी या जो इन्विजिलेटर है या जो पेपर बनाता है, जो पेपर सेट करते हैं ना, तो वो यही देखते हैं कि यार वो कहाँ फंस सकता है, तो वैसे ही क्वेश्चन थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक अच्छा पॉइंट है, वो याद रख सकते हो आप। ठीक है। और एक चीज़ और जो मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, तो उसको थोड़ा स्टार मार्क कर लो, या उसमें कुछ बना लिया करो, स्टार बना लिया, हैश बना लिया, कुछ भी ऐसा बना लो, ताकि ध्यान रहे कि हाँ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। ठीक है। सॉरी। फिर आ जाते हैं धारा 187 पे। ठीक है। अब क्या है, मान लो कोई फंक्शन वगैरह है, जैसे कि गणेश महोत्सव होता है, गणेश चतुर्थी के टाइम पे महाराष्ट्र के वहाँ पर कितने बड़े विसर्जन का कार्यक्रम होता है, कितने बड़े, जैसे अपने यहाँ पे श्री जी की यात्रा निकलती है, तो जयपुर के अंदर देखा होगा कितने सारे पांडाल लगे होते हैं, तो एक तरह से रोड पे लगाते हैं वो,
तो उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण, टेंट लगा के अस्थायी निर्माण ही करते हैं, एक तरह से टेंट लगा लिया, टेबल लगा ली, और जो हमारे पदयात्री होते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, ये काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती। तो सीएमओ साहब क्या करते हैं, परमिशन देते हैं, और उसके लिए आपसे कुछ फीस भी ली जा सकती है या फिर कुछ कंडीशंस भी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो फीस और कंडीशन के साथ आपको क्या मिलती है, रोड पर उत्सव के दौरान अस्थायी निर्माण की परमिशन मिल जाती है। किसके द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा। लेकिन सीएमओ साहब भी इसके पहले डिस्कस करते हैं, किससे करते हैं, तो यातायात पुलिस प्रभारी के से पहले डिस्कस करेंगे कि भाई साहब यहाँ पे कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो बोलता है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप दे सकते हो, तो उसके बाद सीएमओ साहब परमिशन देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, आराम से समझ में आएगा। परमिशन कौन देंगे, सीएमओ साहब। लेकिन उससे पहले किससे पूछना पड़ेगा, यातायात प्रभारी जो पुलिस है उनसे पूछना होता है, और फीस और कंडीशंस नगर सीएमओ साहब लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर 188 पे। किस पे, 188 पे। ये क्या कहता है, मार्ग, नाली या परिसरों के निर्माण या मरम्मत के दौरान बरती जाने वाली सावधानी। मान लो रोड है, रोड के आसपास कोई आप छोटा मोटा काम करवा, जैसे आप मकान का कोई काम करवा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि रोड पे आप क्या क्या करवा सकते हो। मान लो आपका मकान, ये रोड है, रोड के पास आपका यहाँ मकान है, यहाँ में आप नाली का काम करा रहे हो या कुछ भी छोटा मोटा काम करा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो आप जब मकान का काम कराओ तो आप बहुत सारी जगह देखा होगा आपने, गवर्नमेंट के काम चल रहे होते हैं या बड़ी बिल्डर्स के काम चल रहे होते हैं, तो जहाँ काम कराते हैं ना उसके आसपास एक ग्रीन नेट नहीं होता, वो ग्रीन कलर का, वो ग्रीन कलर का नेट लगा के और लगाते हैं, ताकि वो जो धूल निकल रही है या कोई छोटा मोटा कंकर पत्थर है वो रोड पर ना आए, ताकि लोगों को चोट ना लगे उससे। तो इसके लिए वो ग्रीन नेट का उपयोग, कार्यस्थल पर क्या करते हैं, बाड़ लगाए जाते हैं, ग्रीन नेट लगाया जाता है ताकि धूल मिट्टी से बचा जा सके। इसके अलावा जो आप रोड है, भाई रोड के पास में काम करो, तो ये हमारी रोड है, तो रोड पर आप सामान नहीं पटकोगे, आपके ये रोड है। तो भवन निर्माण की जो सामग्री है, भवन की सामग्री जैसे बजरी है, ईंट है, रोड़ी है, ये से नहीं कि आप रोड पे लगाए, ढेर लगा दिया ऊंचा सा और आधा रास्ता छोड़ दिया, आधा बंद कर दिया, आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये काम नहीं कर सकते आप। और अस्थायी निर्माण, जैसे कि आप क्या, या आप बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, तो आप क्या करें, रोड के आगे यहाँ पे टीन डाल दी और टीन डाल के उनको रहने के लिए जगह दे दी। भाई मजदूर है काम करने वाले, कुछ नहीं ऐसे झुग्गी से बना दी और झुग्गी से बना के वहाँ पे, या फिर चौकीदार के लिए झुग्गी बना के वहाँ पे काम करवा लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। अस्थायी निर्माण नहीं कर सकते, ना ही अब जो आपकी जो भवन सामग्री है, भवन निर्माण सामग्री है, उसको वहाँ नहीं डाल सकते। अगर डालनी भी है तो उससे पहले आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सीएमओ साहब से। याद रखना, नगर पालिका नहीं है, सीएमओ है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। गलत क्वेश्चन करोगे ना वो इसी वजह से करोगे, कभी नगर पालिका है, कभी सीएमओ है। रिवीजन का मतलब ही है इन चीज़ों पे फोकस रखना है आपको। ठीक है, तो सीएमओ बोल रहा हूँ तो सीएमओ ही है वहाँ पर, तो सीएमओ साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पर। किससे लेनी पड़ेगी, सीएमओ साहब से। ठीक है, सीएमओ साहब परमिशन देंगे। फिर एक कंडीशन और, यातायात बाधित नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। जैसे मान लो आप कुछ काम कर रहे हो और उसकी वजह से आप, जैसे ये वाला मैंने बताया, यहाँ पर आपने रोड पटक दी, यातायात बाधित हो गया, ट्रैफिक लग गया वहाँ पे बड़ा सारा का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा है भी और परमिशन मिल रही है आपको कि हाँ भाई आप ऐसा कुछ कर सकते हो, तो उसके बाद आपको डाइवर्जन बनाना पड़ता है। जैसे बहुत सारी जगह नहीं, देखो डाइवर्जन मतलब समझ में आता है, जैसे आप बहुत सारे रोड पे जा रहे होते हैं, बस में जा रहे हो, देखा होगा आपने कि रोड का काम चल रहा होता है, तो रोड पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है डाइवर्जन, और साइड में छोटी सी गली छोड़ दी जाती है आपको पार करने के लिए उस एरिया को। तब क्या कहते, डाइवर्जन के उपलब्ध कराना कंपलसरी होता है इस मामले में भी। ठीक है, फिर इसके अलावा निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात, मान लो आपने इस पे एक कंडीशन समझाता हूँ, भाई ये रोड है आपकी और इसके पास में क्या, गवर्नमेंट की नाली बनी हुई थी, ये वाली ये नाली है। अब आपने बनाया मकान का काम, अब मकान का काम में आपने यहाँ बजरी डाल रखी थी, नाली बुर गई, मतलब नाली बुर जाना मतलब बंद हो जाती, सॉरी तो नाली बंद हो जाती है। या फिर आपने ऐसा कुछ किया तो नाली टूट गई, मान लो यहाँ पे कुछ ब्रेक हो गई नाली, मार्ग को कुछ भी गड़बड़ होती है, तो आपको उसे मूल अवस्था में लाना होता है। मूल अवस्था में यानी पहले वाली कंडीशन में ला लो। अगर नहीं लाते हो आप तो उस कंडीशन में सीएमओ साहब खुद ये काम करवाएंगे और उसका जो भी खर्चा आएगा वो आपसे वसूल किया जाएगा। मान लो ये तोड़ दिया आपने, अब नगर पालिका को तो सही करानी पड़ेगी, नगर पालिका ने सही करा ली, सही कराने के बाद जो भी खर्चा आएगा ना वो आपसे वसूल किया जाएगा, आपसे लिया जाएगा वो सारा का सारा खर्च। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 188 क्या कहता है, सिंपल क्या पढ़ा अपन ने कि जो भी हमारा सार्वजनिक मार्ग है, सॉरी आप मकान का ऐसा कुछ भी काम करा रहे हो तो सबसे पहले एक तो याद रखो कि उसके ग्रीन कलर का नेट लगा दो, उससे क्या होगा, धूल मिट्टी कंकर वगैरह रोड पर नहीं आएंगे। दूसरी कंडीशन, भाई रोड पर आप कोई भी आपकी मकान का सामान, ईंट वगैरह बजरी वगैरह नहीं रखोगे, ना ही आप अपने मजदूरों वगैरह रहने के लिए कोई स्थायी निर्माण कार्य करोगे। ठीक है, दोनों काम नहीं कर सकते। करना भी है तो उससे पहले सीएमओ साहब की परमिशन लेनी है। ऐसा कोई काम नहीं करना कि ट्रैफिक बाधित हो जाए, बंद हो जाए,
बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ डाइवर्जन वाला सिस्टम रखना जरूरी है वहाँ पर। इसके अलावा काम पूरा हो जाने के बाद आपने कोई भी नाली टूट गई मान लो गवर्नमेंट वाली, या फिर कोई रोड में कुछ पेच वगैरह हो गया हो, तो उसको आपको प्रॉपरली पहले की तरह सही कर देना कंप्लीटली। अगर आप नहीं करते हो तो सीएमओ साहब खुद करेंगे, और खुद करेंगे ना तो आपसे पैसे भी वसूल करेंगे, जो भी खर्चा आएगा उसका। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं 188 के तहत। फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर 189 पर। किस पर? 189। ये क्या कहती है? तो नगर पालिका की बिना अनुमति के किसी मार्ग में न तो कास्ट यानी निर्माण सामग्री रखी जाएगी, न ही कोई गड्ढे खोदे जाएंगे। ये क्या है? तो नगर पालिका के परमिशन के बिना आप सार्वजनिक मार्ग पर कोई भी निर्माण सामग्री नहीं रख सकते, ये तो अपने को पता है। इसके बाद अलावा सार्वजनिक मार्ग में कोई गड्ढा नहीं खोदोगे आप। मान लो आपको कोई काम था गड्ढे से, आप ऐसा कोई गड्ढा खोद दिया, तो आप ऐसा कोई गड्ढा नहीं खोदोगे। और मान लो कोई गड्ढा खुद भी गया, तो उसके आसपास पहले तो क्या करोगे? बाड़ लगाओगे, ताकि भाई ऐसा नहीं कि रोड में यार सीधा गड्ढे में कूद गया झंप, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी आप नहीं होने दोगे। इसके अलावा घेराबंदी होगा। इसके अलावा यहाँ पर मान लो रात में आए, रात में चले जाए, पता थोड़ी चलेगा, तो रात में क्या करोगे? यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी करोगे, ताकि रात में उजाला रहे और गड्ढा दिख जाए आराम से। ठीक है, इसके अलावा वही ग्रीन नेट तो यहाँ पर भी लगानी उसके बाद, ताकि इससे कचरा वचरा बाहर न जाए। जैसे मान लो बहुत जगह नहीं होता कि सीवरेज कनेक्शन नहीं है, तो गड्ढा खोदना ही होता है, और वो गड्ढा मान लो रोड के बिल्कुल, जैसे रोड है और रोड के यहाँ पर खुद रहा है वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना पड़ेगा ना हमें कि भाई वो गड्ढा है वो बिल्कुल ऐसा हो कि भाई उसमें कोई गिरे ना, उन सब का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए क्या करती है नगर पालिका, आपको ये सारी कंडीशन लगा के देगी, भाई ये सारी कंडीशन है, उसके बाद ही आप गड्ढा खोद पाओगे। ठीक है, कौन सी है? 189। 189 क्या कहती है? गड्ढे वाली है मेनली बात। तो भाई अगर गड्ढा खोदना है तो उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ग्रीन नेट लगानी है, इसके अलावा उसके चारों तरफ बाड़ लगानी ताकि कोई इसमें गिरे ना, और लाइट लगा देनी ताकि रात में कोई नहीं गिर जाए। ठीक है, फिर भी अगर मान लो आप इन सब चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ एक जुर्माने वाली कंडीशन है। किसमें? धारा 189 में। जुर्माना क्या है? तो 1 से 2,000 रुपये का जुर्माना है। साथ में अगर मान लो आपने 1 से 2,000 का जुर्माना लगा दिया, और उसके बाद भी आप कंटिन्यू ना तो बाढ़ लगा रहे हो, ना घेराबंदी कर रहे हो, ना ऐसे कुछ सही ढंग से काम नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में 100 से 200 रुपये का जुर्माना और लगा दिया जाएगा। सॉरी, 50 से 100 रुपये का जुर्माना पर डे के हिसाब से लगाया जाएगा। वह पर डे 50 से 100 रुपये का जुर्माना जो भी सीएमओ साहब को लगेगा या नगर पालिका को लगेगा, उस हिसाब से लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं धारा नंबर 190 पे। किस पे? 190। ये क्या कहता है? फुटपाथ की बात करता है ये। वह रोड होती है, रोड के बगल में फुटपाथ भी होती है पैदल यात्रियों के लिए। तो फुटपाथ का अनिवार्य उपबंध, उसके लिए क्या करना होगा? देखो, कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी डिसाइड की हुई है। जैसे कि फुटपाथ की जो न्यूनतम चौड़ाई है वो कैसे फिक्स की जाएगी? भाई ये रोड है तो इसके दोनों साइड कितनी कितनी दूरी तक ये वाली फुटपाथ रहेगी। तो फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई का निर्धारण नगर पालिका की कौन सी? भवन अनुमति व संक्रम समिति के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आ सकता है कि सिंपल पूछेगा कि फुटपाथ का की चौड़ाई का निर्धारण कौन करता है, तो कौन सी समिति करती है? भवन अनुमति एवं संक्रम समिति, जिसकी जानकारी कहाँ अपने पहले पढ़ चुके हैं धारा नंबर 55 पर। धारा 55 के अंदर इसकी जानकारी दी हुई है। ठीक है, फिर इसकी जो मिनिमम चौड़ाई है अभी कितनी फिक्स की हुई है? तो 1.5 मीटर है। कितनी? 1.5 मीटर तो कम से कम फुटपाथ की चौड़ाई होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती। इसको अगर रिव्यू करना है, मान लो बढ़ाना है या घटाना है, तो वो काम किसका होगा रिव्यू करने का? तो वो भी भवन अनुमति एवं संक्रम समिति का ही होगा। ये काम किसका होता? भवन एवं संक्रम समिति का होता है। फिर सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर नियमित लाइन के साथ फुटपाथ की अनुपालना कंपलसरी। जैसे कि वो नहीं होती नियमित लाइन की बात बताई थी, वो तो होनी, साथ में फुटपाथ भी कंपलसरी ही होता है दोनों साइड में नगर पालिका क्षेत्र के अंदर। तो ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीज़ें आपको समझ में आनी है। किसकी? फुटपाथ की। क्या पढ़ा अपन ने 190 के अंदर? भाई फुटपाथ के लिए जो न्यूनतम चौड़ाई का डिसीजन करता है वो कौन करेगा? तो नगर पालिका की जो हमारे भवन अनुमति एवं संक्रम समिति है धारा 55 के अंदर, उसके द्वारा काम किया जाता है। और उस चौड़ाई जो 1.5 मीटर रखी गई है अभी के टाइम पे, उसको रिव्यू करने का काम भी इसी समिति का होता है। ठीक है, और सार्वजनिक मार्ग में जो नियमित लाइन वाली कंडीशन है उसके साथ में फुटपाथ वाली कंडीशन भी जोड़ी रखी जाती है, वो कंपलसरी होती है दोनों की दोनों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आ जाता है हमारा धारा नंबर 191, 191। ये क्या चीज़ है? मान लो ये वाली चीज़ है, देख लो, ये एक रोड जा रही है, ये रोड आके इसमें मिल रही है, तो ये क्या बन जाता है? कॉर्नर प्लॉट। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं ना कॉर्नर का मकान है। कॉर्नर के मकान मिलते भी थोड़े महंगे हैं बाकियों से। ठीक है, तो ये होता है कॉर्नर मकान। ये क्या है? कॉर्नर मकान है। तो इसकी वजह से क्या होता है? मान लो इधर वाला जाने वाला होता है ना, इसकी विजिबिलिटी कम होती है। नहीं होगी कि भाई यहाँ से कोई गाड़ी वाला जा रहा है तो इसको इधर से आने वाले दिखेंगे नहीं, जल्दी से नहीं दिखते। और इधर से आने वालों को ये वाले, भाई इधर से कोई जा रहा है तो उसको इधर वाला जल्दी से नहीं दिखता भाई। होता है क्यों? इस मकान की क्या आ जाती है? आड़ आ जाती है। आड़ आ जाती है ना भाई, आड़ दिखता नहीं उस आड़ की वजह से। तो
तो कुछ कंडीशन नगर पालिका लगा सकती है। ये वाली चीज़ है इसमें कि नगर पालिका कॉर्नर मकानों की ऊंचाई निर्धारित कर सकती है कि भाई 2 मंजिल ज़्यादा ऊंचा नहीं बना सकते कोने पे मकान, तो 2 मंजिल ही बनाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते आप। तो ये क्या है, ऊंचाई की बात हो जाती है। और आकार, जैसे कि आपका मकान मकान अपन ऐसे बनाएंगे स्क्वायर में, ज़्यादातर ऐसे बनाते हैं। लेकिन अगर नगर पालिका को लगता है इस जगह पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो क्या करेगी, अगर मान लो मकान अपन ऐसा ना बनाकर ऐसा बनाएंगे तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी ना, इधर से आने वाले को भी इधर वाला दिख जाता है। तो क्या कर सकती है, वो मकान को गोलाकार या घुमावदार बनाने के लिए बोल सकती है कि भाई इसमें घुमाव दो थोड़ा सा, मकान के अंदर ही, रोड में नहीं, मकान के अंदर ही घुमाव दो, ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़ सके, ताकि आराम से ये जो एक्सीडेंट है वो कम हो जाए। तो ये वाला दोनों काम करने का अधिकारी होता है कौन, नगर पालिका के पास ये दोनों काम करने की परमिशन होती है। अब मान लो यहाँ पे घुमाव देना है तो उसके लिए जगह एक्स्ट्रा चाहिए, आवश्यकता होने पर, जरूरत पड़ रही है कॉर्नर प्लाट के अंदर, तो भूमि अर्जन भी कर सकती है। मतलब जैसे कि ये प्लॉट खाली पड़ा है अभी तक, ठीक है, ये प्लॉट या भवन है बना हुआ है, मान लो इन्होंने मकान बना रखा है, ये मकान बना हुआ है इनका, और नगर पालिका को ये इसकी वजह से क्या चौड़ा करना है इसको, या कुछ ऐसा करना है कि इसको ये भवन की इतनी जगह की जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा, तो नगर पालिका क्या करती है, उसे मुआवजा देगी और ये जमीन एक्वायर कर लेगी, अपने अधिग्रहण में ले लेगी और इस रोड को बड़ा करेगी। ठीक है भाई, जमीन तो इस बंदे की खुद की है, तो मुआवजा तो नगर पालिका को देना ही पड़ेगा, तो मुआवजा देगी, ये जगह ले लेगी और इस रोड को थोड़ा चौड़ा करके इसकी विजिबिलिटी बढ़ाएगी ताकि एक्सीडेंट वगैरह कम हो। लेकिन ये जो मुआवजा मिलेगा ना भाई, ये चौड़ा किया है तो इस जगह की वैल्यू भी तो बढ़ गई। मान ले 1 करोड़ का प्लॉट था, अब ये वाला काम करने के बाद मकान की वैल्यू 1.5 करोड़ हो गई। तो ये जो मुआवजा मिलेगा ना वो कैसे मिलेगा, मुआवजा मान लो इनको इतनी जगह का क्या मिलना था, 50 लाख रुपए देना था इनको, नगर पालिका को 50 लाख देना था। लेकिन अब रियल में मुआवजा कितने का देगी, तो क्या होता है, रियल मुआवजा क्या होगा कि मान लो 50 लाख देना था पहले, लेकिन अब इससे इसकी रेट बढ़ने की वजह से भाई इसको 50 लाख का डायरेक्ट फायदा हो गया ना, रोड बढ़ने से इसकी जगह की वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें मान लो इतनी जगह पे 10 लाख का फायदा हुआ है इसको, तो 10 लाख माइनस कर देंगी नगर पालिका, यानी 40 लाख रुपए ही देगी इसको, कैसे, एज ए मुआवजा। आया समझ में कुछ, सीधी बात ये मान लो कि रोड चौड़ी हुई, रोड चौड़ी होने की वजह से उसके मकान की वैल्यू बढ़ गई, तो उसके मकान की जितनी प्रतिशत वैल्यू बढ़ती है उसके हिसाब से उस प्रतिशत को कम कर दो, उतना मुआवजा दिया जाएगा। एक तरह से मान लो सीधा बात यह है, मुआवजा कम देगी सरकार, दिमाग में इतना रखो, ठीक है, मुआवजा कम देगी सरकार, ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। तो ये होता है हमारा धारा नंबर 191। क्या बताया मैंने कि आपका अगर कॉर्नर मकान है तो आपकी मकान की जो ऊंचाई है वो भी नगर पालिका फिक्स रख सकती है। इसके अलावा आपके जो मकान है उसको घुमावदार बनवा सकती है, गोलाकार बनवा सकती है, ये सारे काम करवा सकती है कौन, नगर पालिका। ठीक है, इसके अलावा मान लो उनको कॉर्नर प्लाट है और उस कोने पर उनको जगह की जरूरत पड़ रही है, तो आपकी भूमि को वो एक्वायर कर सकती है भूमि अर्जन अधिनियम के तहत, और उसके बदले में आपको मुआवजा देगी। लेकिन मुआवजा कितना देगी, तो मुआवजा वैसे देगी कि उस डेवलपमेंट की वजह से आपकी भूमि की जितनी वैल्यू बढ़ रही है उसी के अनुपात में मुआवजा भी कम करके देती है नगर पालिका। ठीक है, ये होता है हमारा 191। इसके बाद हमारी आज की सेकेंड लास्ट धारा है 192। क्या है, धारा 192, ये क्या कहती है, बहिर्गत भवनों को पीछे करना। ये क्या है, मान लो ये वाली रोड थी अपनी, ये रोड है और इसकी नियमित लाइन ये है, ये इस साइड और ये इस साइड नियमित लाइन है। आप बने चंट भाई साहब, आपका मकान था यहाँ तक ही होना था, लेकिन आप इतना सारा एक्स्ट्रा लिया है आगे, इतना क्या कर लिया आपने, एक्स्ट्रा लिया है, आप बने चंट थोड़े से, इतना एक्स्ट्रा लिया है और पता चल गया नगर पालिका को। ठीक है, तो सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन से बाहर निकला हुआ भवन या उसका कोई भाग, बरामदा हो चाहे सिड्डी बनी हो उस रोड पे, तो भवन की भूमि नगर पालिका की है। जो ये मान लो ये नियमित लाइन थी और ये वाली जो जमीन थी नियमित लाइन वाली, ये नियमित लाइन वाली जगह जमीन किसकी, नगर पालिका की है। उस कंडीशन में तो क्या होगा, नगर पालिका जो भी संरचना आपने बना रखी है उसको तोड़ेगी फटाफट, कि भाई सबसे पहले इसको तोड़ो, और तोड़ने का जो खर्चा है ना वो भी इसी से लो। जिस तोड़ने का जो हमेशा खर्चा याद रखना, नगर पालिका कोई भी खर्चा अपनी जेब से नहीं देगी, अगर गलती आपकी है तो आपसे ही वसूल किया जाएगा उसका खर्चा। फिर दूसरा, अगर मान लो भाई साहब इसने बनाया लेकिन जगह भी उसी की थी, आपने नियमित लाइन तो घोषित कर दी ये, लेकिन ये नहीं देखा कि ये किसी और की भी तो है। नगर पालिका की क्या हुआ, नगर पालिका की जमीन नहीं है ये वाली जमीन नगर पालिका नहीं थी, भाई साहब खुद की थी, उसने पैसे देके खरीदी थी। तो भवन की भूमि नगर पालिका की नहीं है तो क्या होगा, तो नगर पालिका पहले क्या करती है, भाई साहब 15 दिन का नोटिस देगी स्वामी जी को कि भाई साहब ये वाली जमीन मान ली आपकी है, लेकिन ये नियमित लाइन पे आ रही है, हमें रोड बदी करनी है,
तो इसलिए आप या तो इसको खुद हटा दो या हम हटा देंगे। तो नगर पालिका क्या करती है, उस जगह को क्या करती है, खरीदती है, तो उसको तोड़वाएगी, जो एक्स्ट्रा बना रखा है उसको हटाएगी। इसके अलावा उसको वो ज़मीन है उसको खुद खरीदेगी उस बंदे से भूमि अर्जन अधिनियम के तहत, और बदले में स्वामी जी को क्या देगी, मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आया समझ में कुछ? तो बहिर्गत भवनों को पीछे करने का मतलब, मान लो नियम सार्वजनिक मार्ग की जो नियमित लाइन है उसके बाहर कोई मकान आ रहा है तो उसको हटा देगी अगर खुद की ज़मीन है तो। लेकिन अगर नगर पालिका खुद की ज़मीन नहीं है, स्वामी जी की खुद की ज़मीन थी, स्वामी महाराज की, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नगर पालिका 15 दिन का नोटिस देगी और उसके बाद उस जमीन को अर्जित कर देगी, यानी एक्वायर करेगी, और उसके बदले में स्वामी जी को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 192। फिर आ जाती है आज की अंतिम धारा 193, भवनों का की सतह यानी लेवल। भाई भवन है कितनी ऊंचाई पे बना, जैसे ये नहीं बोलते अपन कि बोलते हैं ना उसको, हाँ, कि मकान की कुर्सी कितनी ऊंची करनी है, कुर्सी बोलते हैं ना अपन, कि मकान की कुर्सी कितनी ऊंची करनी है या कितने लेवल पे होना चाहिए। तो ये किस तरह डिसाइड किया जाता है, तो नगर पालिका सिटीज़ के अंदर क्या होता है, ये डिसाइड होता है कि भाई आप 1 मीटर 2 मीटर इससे कम, मतलब उससे नीचा नहीं रख सकते मकान को। क्यों? अगर आपका मकान नीचे रहेगा, सोचो देखो, ये होता है सीवरेज का सिस्टम, ये मकान, ये रोड है, इसके बीच में वो नगर पालिका सीवरेज रखती है, ये सीवरेज वाला सिस्टम होता है यहाँ पे। और सीवरेज में ये जैसे मकान है तो इसका पाइप इसके अंदर जाता है, ये वाला मकान है तो इसका पाइप इसके अंदर जाता है, ये मकान है तो इसका पाइप इसके अंदर जाता है। मान लो ये सारे के सारे मकान 1 मीटर की ऊंचाई पर बने हुए हैं, लेकिन आप भाई साहब चले यहाँ पर और यहाँ पर 0 मीटर, मतलब बिल्कुल चपका के, जमीन से चपका के बना रहे हो मकान को, तो ये जितने भी है पाइप, सीवरेज वाले पाइप के पानी, वो आपके मकान में घुस जाएंगे और आपका ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल सीवरेज वाला सिस्टम। तो इसलिए बोलते हैं मकान थोड़ा ऊंचा बनाना चाहिए ताकि उसमें जो पानी जा रहा है वो सीवरेज में आराम से पहुंच सके। ठीक है, तो ये नगर पालिका डिसाइड कर लेती है पहले ही कि भाई सीवरेज हमारा इस हाइट पे है, तो इस हाइट से नीचे आप मकान नहीं बनाओगे, इससे कम नीचे बनाओ तो सारा सारा सीवरेज का पानी पूरे उस गली का वो सारे आपका मकान के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये काम किया, सीवरेज व्यवस्था के सुचारू संचालन के ये काम किया जाता है। ठीक है, तो लेवल डिसाइड कौन करता है, नगर पालिका। क्यों? सीवरेज को मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारा धारा नंबर 193 आज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज की धाराएं थोड़ी इंटरेस्टिंग भी थी कि हाँ भाई अगर अपन को सिटी में मकान बनाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक्ट, अगर आपको अच्छे से इसको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहो ना, तो बहुत बारी बातें ऐसी है जो शायद हम सिटी में रहते हुए करते नहीं है। देखो गाँव में देख लो चाहे सिटी में देख लो, सब यही करते हैं कि रोड पे अपनी ईंटें डाल देते हैं, बजरी डाल देते हैं, लेकिन गलत तो है ना वो। या अपन मकान बनाते हो तो अपन ग्रीन नेट वगैरह कुछ नहीं लगाते, बाढ़ नहीं लगाते, ध्यान ही नहीं देते, असुविधाएं जनरेट करते हैं। इन सब पे जुर्माने हैं ऑलरेडी, नगर पालिका के द्वारा लगाए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है इन चीज़ों का। लेकिन जब हम खुद एक्ट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इन चीज़ों को, तो अब हम आगे से ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का कि हाँ हमें ये नहीं करना है या हमें ये करना चाहिए। तो इन चीज़ों को इसीलिए एक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन इनका एग्जीक्यूट उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि नगर पालिका के पास इनके अलावा 50 तरह के काम होते हैं, कहाँ तक इन चीज़ों को मैनेज करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। और थोड़ा अधिकारी की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, अधिकारी चाहे तो एक्टिव होकर ये सारे काम करवा भी सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही अधिकारी बने, हमें अच्छे से अच्छे तरीके से ये काम करने होते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लासेज को। और आज तक का जो ये कंटेंट है, जो धाराएं हैं, मैं अभी आपको अपलोड कर देता हूँ, क्लास के बाद आपके पास यहाँ पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।